सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज हम क्लास 11th का एक और नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। अध्याय सेकंड ये हमने पंचजगत प्रणाली का फर्स्ट मोनेरा के बारे में, लक्षण वर्गीकरण के बारे में पढ़ा था। उससे अगला जो है वो प्रोटिस्टा, यानी ये दूसरा जगत है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। प्रोटिस्टा द्विजगत प्रणाली दी थी, उसके बाद त्रिजगत प्रणाली आई थी जिसके अंदर प्रोटिस्टा को शामिल किया गया था। उस प्रोटिस्टा के बारे में हमें अब सभी के वही पढ़ने हैं अपने को कि इनका लक्षण क्या है और इनका वर्गीकरण क्या है। अब लक्षणों की यदि बात करूं प्रोटिस्टा की, तो लक्षण वही होते हैं कि कोई भी जीव होता है उसके रहन सहन, खान पान या उनकी जो बॉडी वगैरह किस टाइप से वो सर्वाइव करता है वातावरण में, उस अनुसार हमको लक्षण लिखने होते हैं। कोई भी जीव हो, चाहे आप ये आपके बायोलॉजी में चलता रहेगा, कोई भी आप जगत पढ़ोगे, इस जगत के अंदर प्रोटिस्टा हो, मोनेरा हो, कोई भी जीव हो, उनके लक्षण वर्गीकरण यही पढ़ने हैं आपको हर जगह। तो जिस प्रकार से मोनेरा के लक्षण थे उसी प्रकार इनके भी लक्षण है। प्रोटिस्टा जो है वो एक कोशिकीय जीव है, एक कोशिकीय जीव। हालांकि एक और बाद में वर्ग भी आया था जिसका नाम था प्रोटोजोआ। आगे आप जब एनिमल्स का पूरा वर्गीकरण पढ़ेंगे उसमें प्रोटोजोआ आएगा, लेकिन पहले जब प्रोटिस्टा जगत प्रणाली पढ़ी थी उसमें प्रोटोजोआ को उसी के अंदर शामिल कर दिया गया। तो ये एक कोशिकीय जीव है। हालांकि जो पहले आपने पढ़े था मोनेरा, वो भी है छोटे जीवी थे, ये भी एक कोशिकीय जीव है। आंखों से इसको भी आप नहीं देख सकते, इनको देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता पड़ेगी। अब हालांकि उन जीवों में, मोनेरा के जीवों में, इन जीवों में कुछ फर्क है। आपने एक पहले शब्द पढ़ा था प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक जीव तो थे वो केवल और केवल मोनेरा के थे। प्रोकैरियोटिक सिर्फ और सिर्फ मोनेरा जीव है, वो प्रोकैरियोटिक है। बाकी सब जो भी आप जगत पढ़ोगे आगे, प्रोटिस्टा है, कवक है, एनिमेलिया है, प्लांटी है, इन सब के अंदर जो है वो सबके सब जीव जो है वो यूकैरियोटिक है। तो ये जो जीव है वो यूकैरियोटिक है। प्रोकैरियोटिक में आपने पढ़ा था कि इन जीवों के अंदर विस्तृत रूप से कोशिकांग नहीं है, केंद्रक भी नहीं था, केंद्रक की जगह केंद्रिका था। राइबोसोम, गोल्जी काय, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह उस प्रकार की कोशिकाएं संरचनाएं नहीं थी। राइबोसोम 70 इस प्रकार के होते हैं उन मोनेरा में, इनमें दोनों प्रकार के आगे मिलेंगे। तो इनके अंदर हालांकि इतनी तो बॉडी विकसित नहीं हुई, लेकिन फिर भी इन जीवों के अंदर प्रोकैरियोटिक से ये थोड़े से ज़्यादा विकसित हो गए, यानी इनके अंदर जो है वो विकसित प्रकार का केंद्रक उपस्थित पाया गया। इनके अलावा, केंद्रक के अलावा इनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होता है। अब हालांकि एक और भी जीव है पैरामीशियम, वो इसी का उदाहरण है। पैरामीशियम के अंदर तो माइटोकॉन्ड्रिया भी 2 पाए जाते हैं, 2 और अधिक संख्या में है वो अधिक पाए जाएंगे। केंद्रक भी उनके अंदर माइक्रो केंद्रक होगा एक, और एक है मैक्रो केंद्रक होगा। केंद्रक की संख्या भी उनमें 2 होगी, तो अधिक संख्या में ये माइटोकॉन्ड्रिया केंद्रक पाए जाते हैं। इनके अलावा कुछ और कोशिकांग है जैसे गोल्जी का है, वो भी इनके अंदर है वो पाया जाता है। इनके कारण ही, इन कुछ जीवों के कारण ही, इन कुछ कोशिकांगों के कारण ही है वो इनको है वो किस में रखा गया है, यूकैरियोटिक के अंदर रखा गया है। तो है एक कोशिकीय जीव, परंतु कैसे हैं, यूकैरियोटिक टाइप के। इनके अलावा इनके अंदर ये जीव जो है ज़्यादातर जलीय जीव है, यानी सबके सब पूरे जल के अंदर रहते हैं। छोटे जीव है, समुद्र के अंदर रह सकते हैं, स्वच्छ पानी के अंदर रह सकते हैं, तो सभी के सभी जलीय जीव है। इनके अलावा इनके अंदर जनन के लिए अलैंगिक विधि भी है और लैंगिक विधि भी है। लैंगिक विधि के लिए इनके अंदर एक विधि है जिसका नाम है संयुग्मन। तो ये इन प्रोटिस्टा के कुछ मुख्य लक्षण है। परीक्षा में ज़्यादातर यही पूछते हैं कि 4 लक्षणों को लिखिए और इनका वर्गीकरण कीजिए। तो आपको ये लक्षणों को लिखना है, एक कोशिकीय जीव, सूक्ष्मदर्शिक, यूकैरियोटिक। अब यूकैरियोटिक आते ही कि इनमें कौन कौन सी कोशिकांग उपस्थित है, फिर जलीय जीव है और इनका जनन इनमें किस प्रकार से होता है। अब मोनेरा में जिस प्रकार से वर्गीकरण किया था इसी प्रकार से इनका भी वर्गीकरण है।
इनके अंदर थोड़े वर्ग है, उनमें 4 थे, इनमें 5 आएंगे। तो इनका वर्गीकरण जो है वो वर्गों के नाम है क्राइसोफाइटा, डाइनोफ्लेजलेट, यूग्लिनॉइड, अवपंक कवक और प्रोटोजोआ। यानी इनको 5 वर्गों के अंदर बांटा हुआ है। अब हालांकि इनको प्रोटिस्टा को, अब इनके बाहर कोशिका भित्ति भी है इनके अंदर जो कोशिका भित्ति है वो सेल्यूलोज की है। कोशिका भित्ति जो है वो सेल्यूलोज। अब सेल्यूलोज की कोशिका भित्ति किस में होती है? जैसे पादप जगत पढ़ा था, पादप की कोशिका भित्ति जो है वो सेल्यूलोज की होती है। तो इनको भी है वो पादप जगत के अंदर ही रखा हुआ था पहले, लेकिन इनके अंदर पादप भित्ति तो है, लेकिन अन्य जो है लक्षण उनसे मिलते हुए नहीं थे, इसलिए इनको अलग से वर्ग बनाना पड़ा। अब इनमें देखो क्राइसोफाइटा के अंदर ऐसे जीवों को रखा गया, इनके अंदर जो उदाहरण आएंगे वो आएंगे डाइटम्स और सुनहरे शैवाल। यानी ये ऐसे जीव थे जो चमकते थे। इनके जो परत थी, ऊपरी परत थी, वो सिलिका की बनी हुई थी। अब ये जीव जब मृत होते हैं तो समुद्र के अंदर सिलिका जमा होती रहती है। उन्हीं सिलिका को आप पॉलिश के अंदर वगैरह के अंदर काम में लेते हैं। थोड़े अलग थे इनके लक्षण, इसलिए इनको क्राइसोफाइटा वर्ग में रखा, अलग वर्ग बनाया गया इनका। दूसरे जीव थे ये डाइनोफ्लेजलेट्स। इनके अंदर वर्णक पाए जाते हैं, लाल रंग के, भूरे रंग के, हरे रंग के, अलग अलग वर्णक इनमें उपस्थित होते हैं। इसके कारण इन जीवों का रंग भी है उसी वर्णकों के आधार पर। अब एक इनमें खतरनाक वर्णक था जिसमें था लाल रंग का। लाल रंग के वर्णक को जो जीव क्या है कि लाल रंग वर्णक वाले थे, उन जीवों की संख्या समुद्रों के अंदर ज़्यादा बढ़ जाती है, तब ये एक विष उत्पन्न करता है, जिसके कारण क्या समुद्री जीव जो है वो खत्म हो जाते हैं। आसपास के जो छोटे जीव थे वो भी सभी के सभी खत्म हो जाते हैं। तो ये जो उदाहरण, इसका जो एक उदाहरण है वो है गोनियोलैक्स। तो इन जीवों को डाइनोफ्लेजलेट में रखा। ये लक्षण तो सभी के अंदर कॉमन चलेंगे सब में, लेकिन ये कुछ विशेष इनके अंदर थे, इसलिए इनको अलग अलग वर्गों में रखा। फिर थे यूग्लिनॉइड। यूग्लिना का नाम सुना होगा। एक कोशिकीय है, गमन के लिए कसाब पाया जाता है, और इनकी खासियत ये थी कि इन जीव के अंदर हरित लवक पाया जाता है। हरित लवक के कारण ये अपना है जीव, लेकिन भोजन अपने आप बना रहा है, तो इसलिए इनको है वो फिर से अलग में रखना पड़ा। तो इनके अंदर इसलिए ये कैसा हो गया, प्रकाश संश्लेषी हो गया, इन प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन अपने आप बनाएगा। तो ये है यूग्लिनॉइड। यूग्लिना का चित्र भी देखा होगा, इस टाइप से एक बड़ा सा ऊपर कसाब होता है, इसी के द्वारा ये चलता है, और अंदर है वो हरित लवक वगैरह पाए जाते हैं, जिससे से ये अपना भोजन है वो बना लेता है। तो प्रकाश संश्लेषी ये भी इनका गुण था। अवपंक कवक, ये कवकों से मिलते जुलते थे, इसलिए इनको कवक से मिल रहे थे, लेकिन कुछ लक्षण कवकों के समान नहीं थे, इसलिए इनको अलग रखा। फिर से कवकों के साथ में नहीं रखा। अब कवकों के बारे में पूरा एक आगे चैप्टर दिया हुआ है। फिर है प्रोटोजोआ। ये एक कोशिकीय जीव है। इनको क्या है, 4 भागों में बांटा है गमन के आधार पर। अब गमन के लिए क्या है, जैसे आपने अमीबा सुना होगा, पहले चित्र आता है। अमीबा में गमन के लिए कूटपाद पाए जाते हैं, यानी इसके पैर नहीं होते, ये अपने आकार के अनुसार बना लेता है पैर, इसलिए इनको है अमीबीय प्रोटोजोआ। यानी गमन के लिए क्या पाए जा रहे हैं, कूटपाद पाए जा रहे हैं। दूसरा जो था वो था कसाबी प्रोटोजोआ। इसका मतलब है कि ऐसे प्रोटोजोआ जिनके अंदर कसाब पाया जाता है। हालांकि देखो इसमें भी कसाब है, लेकिन इनके अंदर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अपने आप हो रही है। बाकी जीव ऐसे भी थे जिनके अंदर कसाब तो था, लेकिन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो रही थी, तो उन जीवों को इसके अंदर रखा। ट्रिपेनोसोमा एक उदाहरण है इसका।
तो वो हालांकि बीमारी उत्पन्न करता है, कोई फायदा नहीं उसे। इसके अलावा फिर तीसरे थे सीलिया, या इसको पक्षमाप बोलते हैं हिंदी में, पक्षमापी प्रोटोजोआ। पैरामीशियम एक जीव है जिसके चारों ओर ऐसे छोटे छोटे तंतु पाए जाते हैं, उसी के द्वारा ये गमन करता है, तो इसलिए उनको कहते हैं पक्षमाप। तो ये है वो प्रोटोजोआई थे जिसको पक्षमापी बोलते हैं। और चौथा थे स्पोरोजोआ, यानी ऐसे प्रोटोजोआ जिनके अंदर गमन अंग है ही नहीं, बिना गमन अंग वाले। तो ऐसे जीव क्या करेंगे, दूसरे जीव का सहारा लेकर के आगे चलेंगे। जैसे कि मच्छर के अंदर प्लाज्मोडियम पाया जाता है, वो प्लाज्मोडियम जो है वो प्रोटोजोआ है। अब कहते हैं बीमारी मलेरिया किससे फैल रहा है, मच्छर से। फैल मच्छर से रहा, लेकिन मच्छर तो क्या कर रहा है, उसको लाने ले जाने का काम कर रहा है, बाकी फैल रहा है उस प्लाज्मोडियम से। तो वो स्पोरोजोआ का है, और स्पोरोजोआ किसका है, प्रोटोजोआ का। तो ये है वो 5 वर्गों में प्रोटिस्टा का वर्गीकरण किया हुआ है। तो आपको लक्षण और इन वर्गीकरण इसको याद रखना।